अस्सलाम वालेकुम। इकोनोमेट्रिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। इकोनोमेट्रिक्स का पहला लेक्चर शुरू करने लगे हैं। लेकिन जो देखने पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो ये सिर्फ़ एक डिस्क्लेमर के साथ इसको लें कि ये मेरी उस क्लास के लिए है जो क्लास में बीएस की अपने उसमें पढ़ाने लगा हूँ अपने यूनिवर्सिटी में। उसका ये एक प्रिपरेशन का एक सेशन है। यानी कि मैं अपनी ये वाली मेरा ये ख़्याल है कि मेरे स्टूडेंट्स अगर उसको अगर देखते हैं तो वो क्लास में आने से पहले थोड़ा-सा अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ कि आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं। यानी कि वो अपने आप को किसी सरप्राइज़ में ना हो कि आज मैंने क्या पढ़ाना है। उनको बेसिक जो इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स हैं इकोनोमेट्रिक्स के, वो उनको समझ आने चाहिए। वो उनको उनकी कुछ नौ हाउ होनी चाहिए। यहाँ से वो इसको प्रिपेयर करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद वो कुछ क्वेश्चंस इकट्ठे करेंगे। वो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक प्रॉपर लेक्चर दिया जाएगा इकोनोमेट्रिक्स के बारे में या इकोनोमेट्रिक्स के इस वाले सेशन के बारे में। तो ये सिर्फ एक उसका एक प्रेप कह लें कि उस क्लास की एक प्रेप है। लेकिन ये बात भी इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कि इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट्स हैं जो यहाँ पे बताए जा रहे होंगे, उसमें कहीं पे ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई गलत बात बताई जा रही होगी या आधी बात बताई जा रही होगी। लेकिन इसको चूँकि इकोनोमेट्रिक्स के बारे में कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि वो बड़ा गंभीर किस्म का और बड़ा मुश्किल किस्म का सब्जेक्ट है और वो मैथमेटिक्स के बगैर नहीं हो सकता। एक तो उस फ़ियर से बाहर आना है कि मैथमेटिक्स के बगैर भी इसको समझा जा सकता है, कम से कम एक प्लेन लैंग्वेज में समझा जा सकता है। तो ये उसी की एक एफ़र्ट है। ये पहला डिस्क्लेमर था। अब चलते हैं इकोनोमेट्रिक्स के ऊपर कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या? इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली द मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स थियरी है। हम इकोनॉमिक्स का कोई एक प्रपोजिशन बनाते हैं, हम इकोनॉमिक्स का कोई एक हाइपोथेसिस बनाते हैं या हम इकोनॉमिक्स की कोई थियरी है, हम उसको अगर कोई टेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसको हम अगर स्टैटिस्टिकली मेजर कर लेते हैं, अगर हम उसको हम कोई किसी किसी एक डेटा के साथ उसे मेजर कर लेते हैं तो बड़ी आसान सी ज़बान में समझे कि हम इसे इकोनोमेट्रिक्स कह रहे होते हैं कि यार ये इकोनोमेट्रिक्स है। जब हम इकोनोमेट्रिक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जी इकोनोमेट्रिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा जा रहा है तो दो चीज़ें हमारे ज़हन में होनी चाहिए। नंबर वन कि ये कि इकोनॉमिक्स की बात होगी, नंबर टू कि इकोनॉमिक्स की मेजरमेंट की बात होगी आसान सी ज़बान में। बाकी अगर आप इसको थ्योरेटिकल इकोनोमेट्रिक्स में लेके जाएंगे तो वो बड़ा मुश्किल सा एक बड़ा वो वाकई गंभीर सब्जेक्ट है। लेकिन चूँकि बिल्कुल बेसिक पहले स्टेप पे हैं तो हम इसको ये लेंगे, दिस इज़ बेसिकली एक मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। मिसाल इसकी यूँ लें आप कि हम ये कहें कि जी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ लॉ ऑफ डिमांड का कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी कम हो रही होती है किसी भी चीज़ की, हम क्वांटिटी की डिमांड को कम करते हैं। तो इसके लिए हम जब प्राइस और क्वांटिटी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें प्राइस का डेटा चाहिए। प्राइस का डेटा का मतलब है कि किसी स्पेसिफिक कमोडिटी की प्राइस चाहिए कि फ़लाने दिन पे इसकी प्राइस कितनी थी, फ़लाने दिन पे इसकी प्राइस कितनी थी। मिसाल के तौर पे अगर हम मछली की प्राइस को और मछली की डिमांड को अगर हम मेजर करना चाह रहे हैं तो हमें पिछले महीने 2 महीने की अगर हमें डेटा अगर मिलेगा या साल 2 साल का अगर डेटा मिलेगा तो हम मछली की प्राइस का डेटा लेंगे और उसी दिन जिस दिन ये प्राइस थी उसी दिन उसकी क्वांटिटी का डेटा लेंगे। डिमांड करने वालों ने कितनी डिमांड की तो हमारे पास ये 2 कॉलम्स बन जाएंगे एक्सेल की शीट में। तो हमारे पास एक तरफ प्राइस होगी, एक तरफ क्वांटिटी होगी। तो हम इसको अगर मेजर कर लेते हैं कि इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारा इकोनोमेट्रिक्स है। ये बड़ी सादी सी ज़बान में इकोनोमेट्रिक्स को हमने समझाने की कोशिश की है कि इकोनोमेट्रिक्स बेसिकली किसी भी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को, किसी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी को, किसी भी इकोनॉमिक्स के हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकली मेजर कर लेने का नाम इकोनोमेट्रिक्स है। ये बड़ी सादी सी बात है। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसको गंभीर कर लें, थोड़ा सा इसको मुश्किल कर लें तो वो ये है जी कि इकोनॉमिक्स जो इकोनोमेट्रिक्स जो है जी वो 3 सब्जेक्ट से मिलके बना है कि जी वो हम उसमें इकोनॉमिक थ्योरी होनी चाहिए, उसमें मैथमेटिक मॉडलिंग होनी चाहिए, उसमें स्टैटिस्टिकल टेस्ट होने चाहिए। यानी कि इकोनोमेट्रिक्स 3 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, उसमें जी मैथमेटिकल फॉर्मेशन होनी चाहिए, मैथमेटिकल फंक्शनल फॉर्म होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स की थ्योरी होनी चाहिए और स्टैटिस्टिकल टेस्ट होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारी इकोनोमेट्रिक्स है। ये तो होगी एक बड़ी सादी सी बात कि इकोनोमेट्रिक्स की थ्योरी क्या है। अच्छा, अब इसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है, प्रोसेस से मुराद ये है कि जो अभी मैंने जो बात की है वो ये बात की है कि जी कि इकोनॉमिक्स की किसी थ्योरी को मेजर कर लेने का नाम इकोनोमेट्रिक्स है। ये एक सादी सी बात थी। अब इसका एक प्रोसेस होगा ना, इसको मेजर करने का एक प्रोसेस होगा। प्रोसेस करने का प्रोसेस ये है इसका कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे ज़हन में कोई बात आती है, कोई थ्योरी आती है, कोई हाइपोथेसिस आता है, कोई ख़्याल आता है कि यार इन 2 चीज़ों का या इन 3 चीज़ों का या इन 4 चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप देख लेना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर हम आजकल की बात सिनेरियो में बात करें, हम ये कहें जी कि
आपने सुना होगा कि यार कि अगर हमारे एक्सपोर्ट्स अगर बढ़नी शुरू हो जाएं तो हमारे रिजर्व्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है ये दो वेरिएबल है कि एक्सपोर्ट्स का वेरिएबल है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का वेरिएबल है। या अगर हम एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका आउटफ्लो कम होना शुरू हो जाएगा। तो एक एक्सचेंज रेट का वेरिएबल है और एक रिजर्व्स का वेरिएबल है। हम इन दोनों को मॉडल करेंगे। मॉडल करने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम एक रिग्रेशन फॉर्म में हम इनको इनसे एक रिग्रेशन या एक इक्वेशन बना लेंगे कि यार हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स, या फॉरेन एक्सचेंज इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें जितनी भी आप उसमें डालते चले जाएं। तो पहले तो हम एक थ्योरी बनाएंगे कि यार ये थ्योरी है इसकी, फिर हम उसको एक इकोनोमेट्रिक फॉर्म में ढालेंगे। मिसाल के तौर पे हमने थ्योरी बनाई, कि एक्सचेंज रेट की वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम होंगे या बढ़ेंगे, या एक्सचेंज रेट की वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो हमने इसको इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में ढाला कि एक्सपोर्ट्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये हमने एक मैथमेटिकल मॉडल में इसको ढाल लिया। अब हम इसको इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में ढालते हैं। तो हम ये कहेंगे कि एक्सपोर्ट इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्सचेंज रेट प्लस एरर टर्म। अब तीन चीज़ें होगी, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, एक्सपोर्ट्स इक्वल इक्वेशन का निशान बीटा नॉट का मतलब है कि कोई एक कांस्टेंट हमारा, प्लस बीटा वन इंटू एक्सचेंज रेट और प्लस हमारा एरर टर्म। एरर टर्म भी हमारा एक वेरिएबल ही होता है कि जिसमें हम बहुत सारे वो वाले वेरिएबल डाल लेते हैं जो हम डेलिबरेटली इकट्ठा नहीं कर सकते, या डेलिबरेटली जिसको हम इकट्ठा नहीं करना चाहते, या हम जिसका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, या इस वक्त वो नहीं आ रहा, हमारी बहस में नहीं आ रहा। मिसाल के तौर पे अभी हम ये कह रहे हैं ना कि एक्सपोर्ट्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो एक्सपोर्ट्स सिर्फ एक्सचेंज रेट पे तो नहीं पड़ी हुई ना, एक्सपोर्ट्स तो डिपेंड कर रही है बहुत सारी चीज़ों पे। आपकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, आपका इनोवेशन लेवल कैसा है, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, जिन लोगों को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो आपसे कितने डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं, जिन लोगों के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इनकम कितनी है, जिन लोगों को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे इन्फ्लेशन कैसा है, जिन लोगों को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके मुकाबले में आपका इन्फ्लेशन कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को मिला के और एक आपकी एक्सपोर्ट हो रही होती है। लेकिन चूंकि हमारा इस वक्त मकसद सिर्फ इतना है कि हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट का आपस में रिलेशनशिप है वो कैसे सेटल होता है। तो हम इन दो का तो हार्डकोर डेटा ले लेंगे, एक्सचेंज रेट का डेटा ले लेंगे और एक्सपोर्ट्स का डेटा ले लेंगे, और बाकी सारे हम डाल देंगे एरर टर्म पे। तो ये जो एरर टर्म में डालना होता है इसे हम कहते हैं कि ये हमारा इकोनोमेट्रिक्स मॉडल है। यानी कि मैथमेटिकल मॉडल में और इकोनोमेट्रिक मॉडल में जो फ़र्क है वो एरर टर्म का है। मैथमेटिकल मॉडल में क्या था कि हमने ये कहा था कि एक्सपोर्ट्स इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल हुआ। और इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या हुआ कि एक्सपोर्ट्स इज़ अ फंक्शन इज़ इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्सचेंज रेट प्लस एरर टर्म। अब हम दो स्टेप कर चुके हैं। पहला स्टेप हमने ये किया कि हमने एक थ्योरी बनाई, हमने ये बनाई कि हमारी एक्सपोर्ट डिपेंड करती है एक्सचेंज रेट के ऊपर, ये हमने थ्योरी बनाई। दूसरा स्टेप हमने ये किया कि हमने इकोनोमेट्रिक मॉडल की स्पेसिफिकेशन कर दी कि एक्सचेंज रेट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्सचेंज रेट प्लस एरर टर्म। अब तीसरा स्टेप ये होगा कि हम एक्सचेंज रेट का और एक्सपोर्ट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे। मतलब हमने जिस सैम्पल पीरियड के अंदर रह के जिस कंट्री के लिए हमने ये मॉडल एस्टिमेट करना है या जिसके बारे में हमने ये तहकीक करनी है, रिसर्च कर रहे हैं जिस के बारे में, तो हमने उस कंट्री का उस टाइम पीरियड के लिए हमने एक्सचेंज रेट का डेटा भी कलेक्ट कर लेंगे, हम एक्सपोर्ट्स का डेटा भी कलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे 3 स्टेप्स हो गए। थ्योरी बनाई, इकोनोमेट्रिक मॉडल की हमने स्पेसिफिकेशन की, प्लस हमने ये किया कि हमने डेटा कलेक्ट कर लिया। अब हम एस्टिमेशन करेंगे, हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करने का मतलब ये है कि हम इनका स्टैटिस्टिकली इसका कोई रिलेशनशिप ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी मेथोडोलॉजीज़ हो सकती हैं। हम सादा हम कोरिलेशन निकाल सकते हैं, हम हम मीन वैल्यू को एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, या अगर इकोनोमेट्रिक्स की टर्म में आ जाएं, ज़रा कम्प्लेक्स बात करें तो हम ये कहते हैं कि जी हम इस रिग्रेशन को एस्टिमेट करेंगे, हम इस इक्वेशन को एस्टिमेट करेंगे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड से।
ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या होता है ये आपको थोड़ी देर में हम ही बताते हैं, या हम इसको को इंटीग्रेशन टेस्ट कर लेंगे। ये क्या होता है ये हम बताएंगे, या इसको जीएमएम से सॉल्व करेंगे। ये जीएमएम क्या होता है ये आपको बताएंगे। सिर्फ आप ये समझें कि हमने इसको एस्टिमेट करना है। एस्टिमेट करने का मतलब ये होता है कि हमने अंदाज़ा लगाना है। अंदाज़ा लगाने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हम ये रफली एक एस्टिमेट करेंगे कि एक्सचेंज रेट का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, या एक्सचेंज रेट की एक्सपोर्ट्स के साथ इलास्टिसिटी क्या सेटल होती है। तो अब ये 2 काम हो गए, 3 काम हो गए, 4 मिलकर 4 काम हो गए। थ्योरी, इकोनोमेट्रिक मॉडल, डेटा और एस्टिमेशन। जब एस्टिमेशन हमारे पास होके आ जाएगी तो उसके बाद हमने वो जो एस्टिमेशन का रिजल्ट होगा हमने उसको एज इट इज़ प्रेजेंट नहीं कर देना। हम बल्कि ये करेंगे कि हम उसकी स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी चेक करेंगे। स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी का मतलब ये है कि हम उसके ऊपर मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स के टेस्ट लगाएंगे, वो जो हम बचपन में पढ़ते चले आ रहे हैं। हम टी टेस्ट लगाएंगे, हम जेड टेस्ट लगाएंगे, हम कोई आर स्क्वायर देख लेंगे उसका। ये सारी बातें क्या हैं ये हम दोबारा रिपीट करेंगे, हम दोबारा बताएंगे आपको। हम ये लगा के उस मॉडल की हेल्थ को चेक करने की कोशिश करेंगे। चूँकि हम काम चूँकि एस्टिमेट कर रहे हैं, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो जब आप अंदाज़ा लगाते हैं तो अंदाज़े को चेक करने के लिए आप बहुत सारी बातें, दाएं बाएं की बातें भी आप देख रहे होते हैं। तो वो जो दाएं बाएं की बातें हैं वो हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट से कर रहे होंगे। तो अगर हमारा वो जो हमने एस्टिमेशन कर रखी है और अगर वो हमारे स्टैटिस्टिकल जो टेस्ट हैं अगर वो उसको एक वैलिडिटी फराहम करते हैं तो फिर हम ये करेंगे कि जो हमने थ्योरी बनाई हुई है उस थ्योरी को उस एस्टिमेशन के रिजल्ट्स के साथ मैच करेंगे। यानी कि अगर हम ये कह रहे थे कि अगर आप एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करें तो एक्सचेंज रेट को डेप्रिशिएट करने के से आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, तो अब हम देखेंगे कि जो हमने एस्टिमेशन की है क्या वो यही बात प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वो यही बात प्रेजेंट कर रहे हैं तो फिर हम कहेंगे कि अच्छा हमने जो थ्योरी बनाई थी, जो हाइपोथेसिस बनाया था, हमने जो रिसर्च क्वेश्चन बनाया था, हमारा मॉडल, हमारी एस्टिमेशन, हमारी इकोनोमेट्रिक्स की टेक्निक, हमारे स्टैटिस्टिकल टेस्ट ये बता रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बल्कि अगर ये बताता है हमारा मॉडल या हमारे टेस्ट या हमारे रिजल्ट्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन पेश करेंगे। यहाँ पे एक स्टेप ये है कि हम जब स्टैटिस्टिकल जो हमारे टेस्ट हैं अगर वो हमें कोई वैलिडिटी फराहम नहीं करते तो हम दोबारा फिर वापस जाएंगे। हम ये देखेंगे कि क्या हमारी थ्योरी ठीक थी, क्या हमने डेटा ठीक कलेक्ट किया हुआ था, क्या हमने वेरिएबल जो बनाए थे वो उनको हमने ठीक कंस्ट्रक्ट किया हुआ था, क्या हमने जो इकोनोमेट्रिक मॉडल की स्पेसिफिकेशन करी है वो ठीक स्पेसिफिकेशन करी है। अगर ये सारे ठीक करी हुई हैं तो फिर तो हमारा मॉडल ठीक है। फिर हम उसमें क्या रूट अपनाते हैं फिर वो हम देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये हम सारा दोबारा प्रोसेस करेंगे। जब वो मॉडल सारा वैलिडेट हो जाएगा, जब वो बन जाएगा तो हम ये कहेंगे कि अच्छा अब हमारी इस मॉडल की इस स्टैटिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर हम अपनी थ्योरी को वैलिडेट कर रहे हैं और ये हमारी थ्योरी वैलिडेट होगी और ये हमारे रिजल्ट्स सामने आ गए। ये बेसिक एक प्रोसेस है जिसको हम ये कहते हैं कि ये हमारा इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग का या इकोनोमेट्रिक्स एस्टिमेशन का या इकोनोमेट्रिक रिसर्च का एक तरीकाकार है। यानी कि आपको मॉडल बनाना है, आपको डेटा कलेक्ट करना है, आपको थ्योरी बनानी है, आपको थ्योरी के ऊपर मॉडल बनाना है, मॉडल के बाद आपको डेटा कलेक्ट करना है, डेटा के बाद आपको एस्टिमेशन करनी है, एस्टिमेशन के बाद आपको स्टैटिस्टिकल टेस्ट करने हैं और स्टैटिस्टिकल टेस्ट अगर आपको वैलिडेट कर रहे हैं तो फिर आपने उसकी अपने हाइपोथेसिस को फाइनल कर देना है। तो ये एक बेसिक प्रोसेस है इकोनोमेट्रिक्स मेथोडोलॉजी का। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स की जो थ्योरी है वो तो आएगी इकोनॉमिक्स से, जो मॉडल आएगा वो आएगा मॉडल, वो स्पेसिफिकेशन जो इकोनोमेट्रिक्स की मॉडलिंग है वो आएगी स्पेसिफिकेशन से। ये 2 बातें तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो आपको आना चाहिए। इसमें एक बड़ी बात है जिसमें हमने कहा है कि जी हमने डेटा कलेक्ट करना है। डेटा की नेचर के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। डेटा की नेचर के ऊपर डिपेंड करने का मतलब यह है कि आपने एस्टिमेशन कैसे करनी है। वो जो अभी एक लम्हा पहले बात की थी कि हमने उसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर से करना है, जीएमएम से करना है, को इंटीग्रेशन टेस्ट करनी है, ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा नेचर कि डेटा कैसा है। डेटा से इस वक्त जो मिसाल जो मतलब ले रहा हूँ, मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं, बाकायदा नंबर्स हैं जो कि एक्सेल शीट में पड़े हुए नंबर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कि मैं ये कहूँ कि हम अगर जीटीपी ग्रोथ का नंबर ले रहे हैं तो वो जीटीपी ग्रोथ 5% है, 6% है, 7% है, 2% है, -1% है। ये इसको मैं डेटा कह रहा हूँ, इन नंबरों को मैं डेटा कह रहा हूँ। इन्फ्लेशन 6% है, 15% है, 18% है, 20% है, इसको मैं डेटा कह रहा हूँ। जीडीपी कितना है इसको मैं डेटा कह रहा हूँ। तो हमारे यहाँ हमारी इकोनोमेट्रिक्स में बहुत सारे डेटा की वो हैं, लेकिन 3 बड़ी चीज़ें हैं उसमें। एक को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, एक को हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा और एक को हम कहते हैं पैनल डेटा।
रिपीट, एक को हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा, एक को हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा और एक को हम कहते हैं पैनल डेटा। जब हम स्टार्ट करते हैं इकोनोमेट्रिक्स को, तो हम इकोनोमेट्रिक्स को स्टार्ट करते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा से। क्रॉस सेक्शनल डेटा का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर मुख्तलिफ क्रॉस सेक्शंस का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। ज़रा सी बात गंभीर होगी ना, मुश्किल होगी ना, मतलब आसान करते हैं इसको कि जी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बैठे हैं, यानी कि आज 2022 में बैठे हैं आप। 2022 में आप 5, 7, 8 कंट्रीज़ का डेटा इकट्ठा कर लें। इंडिया का डेटा इकट्ठा कर लें, पाकिस्तान का डेटा इकट्ठा कर लें, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, नेपाल का, भूटान का। तो 2022 एक पॉइंट ऑफ टाइम है और ये जो 5, 6, 7, 8 कंट्रीज़ हैं ये सारे क्रॉस सेक्शंस हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये क्रॉस सेक्शनल डेटा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम है और डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं कि आपने वेलफेयर एंड हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स लिए हैं, तो हम क्या करेंगे कि इस वक्त बैठ के आपकी जो क्लास है उस क्लास में कैसे जो 30 लोग बैठे हैं, तो मैं उन 30 लोगों का डेटा इकट्ठा कर लूँगा कि जी इसको हम कहेंगे ये क्रॉस सेक्शन डेटा है कि मैंने एक का डेटा इकट्ठा किया, अरहम का डेटा लिया, असद का डेटा लिया, जान का डेटा लिया, ये इनको मैं क्रॉस सेक्शंस कह रहा हूँ कि ये क्रॉस सेक्शंस हैं सारे, ठीक है। कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट फर्म्स का डेटा, ये क्रॉस सेक्शन डेटा होगा। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट स्टूडेंट्स का डेटा, ये क्रॉस सेक्शन डेटा हुआ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा, ये क्रॉस सेक्शन डेटा हुआ। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट मुर्गियों का डेटा, ये क्रॉस सेक्शन डेटा हुआ कि जी मुर्गियाँ अंडे देती हैं कि अंडे नहीं देती हैं। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट जो एंटिटी है जिसका आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसे हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा क्रॉस सेक्शन डेटा है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जब आप आगे चलते हैं तो टाइम सीरीज डेटा क्या है कि एक यूनिट होगा क्रॉस सेक्शन का, उसका ओवर द टाइम जो डेटा इकट्ठा हो रहा होगा उसे हम कह रहे होंगे कि ये हमारा टाइम सीरीज डेटा है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान एक यूनिट है, पाकिस्तान एक क्रॉस सेक्शन है। हम उसका 10 साल का डेटा इकट्ठा कर लेंगे। 2020 में उसकी जीडीपी कितनी थी, 2019 में कितनी थी, 2018 में कितनी थी, 2017 में कितनी थी, 2014 में कितनी थी, 2016 में कितनी थी। तो इसे हम कहते हैं टाइम सीरीज डेटा कि एक चीज़ का डेटा ओवर द टाइम, उसको हम कह रहे होते हैं कि हमारा टाइम सीरीज डेटा है, राइट। क्रॉस सेक्शन डेटा क्या हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अक्रॉस द सेक्शंस, अक्रॉस द फॉर्म्स, अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस द स्टूडेंट, अक्रॉस द हैंड्स, अक्रॉस द fields, across the provinces, across the districts. This is called the cross sectional data. On the other hand, हम ये कह रहे हैं कि एक यूनिट का डेटा लेकिन ओवर द टाइम, यानी कि एक में आपकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, और एक में आपकी डेप्थ है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको आप कह रहे होते हैं कि ये हमारा टाइम सीरीज डेटा। मिसाल के तौर पे आगे आप मुझे अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो मुझे आप ले लीजिए कि अच्छा जी डॉक्टर जलील तुम्हारी जो है ना 2000 में सैलरी कितनी थी, मैं आपको बताऊंगा, फिर 2001 की बताऊंगा, 2 की बताऊंगा, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और अप टू मैं आता चला जाऊंगा 2022 तक। तो ये जो मेरी आप सैलरी कलेक्ट कर लें एक अकेले बंदे की, तो ये क्या होगा, ये मेरा एक टाइम सीरीज जनरेट हो रही है, तो इसे मैं कह रहा हूँ ये मेरा टाइम सीरीज डेटा है। लेकिन अगर आज के दिन, आज आप उठ के अपनी यूनिवर्सिटी के सारे उस्तादों की अगर सैलरीज इकट्ठी करते हैं, मेरी कितनी है, रऊफ़ की कितनी है, नुमान तालिब की कितनी है, मारूफ फातिमा की कितनी है, या बाकी जितने भी लोग हैं उनकी सैलरीज इकट्ठे करती हैं एक दिन, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दिस इज़ कॉल्ड द क्रॉस सेक्शनल डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा की एस्टिमेशन टेक्निक्स बिल्कुल अलग है, उसकी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं वो बिल्कुल अलग है, और जो टाइम सीरीज डेटा है उसकी एस्टिमेशन टेक्निक बिल्कुल अलग है, और उसकी जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, इकोनोमेट्रिक्स टेस्ट हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। यानी कि क्रॉस सेक्शनल डेटा एक अलग चीज़ है और टाइम सीरीज डेटा एक अलग चीज़ है। और इसमें खूबसूरती एक और ये है कि जब हम पैनल डेटा में जाते हैं, पैनल डेटा बेसिकली क्रॉस सेक्शनल डेटा और टाइम सीरीज डेटा को मिक्स करने का नाम है। मिसाल के तौर पे हमने अगर साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान की 4 कंट्री उठा लें, पाकिस्तान उठा लें, बांग्लादेश उठा लें, श्रीलंका उठा लें और भारत उठा लें, इंडिया उठा लें, तो पाकिस्तान का 10 साल का डेटा, इंडिया का 10 साल का डेटा, बांग्लादेश का 10 साल का डेटा और श्रीलंका का 10 साल का डेटा। यानी कि पाकिस्तान एक क्रॉस सेक्शन है, पहले हमने उसकी टाइम सीरीज इकट्ठी की 10 साल की,
फिर हमने इंडिया एक अलग क्रॉस सेक्शन है, उसकी हमने 10 साल की टाइम सीरीज इकट्ठी की। फिर बांग्लादेश एक अलग कंट्री है, उसकी हमने अलग 10 साल की सीरीज इकट्ठी की। और जो श्रीलंका है उसकी हमने 10 साल की सीरीज इकट्ठी की। यानी कि 4 अलग अलग कंट्रीज़ की हमने 10-10 साल की टाइम सीरीज इकट्ठी की, उसको एक एक्सेल शीट में रख के हमने इकट्ठा किया, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा पैनल डेटा है। यानी कि 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, 3 चीज़ें हमने देखी हैं इस वक्त कि 3 तरह का डेटा सेट्स होते हैं। एक क्रॉस सेक्शनल डेटा होता है, एक टाइम सीरीज डेटा होता है और एक पैनल डेटा होता है। रिपीटेडली मैं ये तीसरी बात कह रहा हूँ कि टाइम सीरीज डेटा की अलग इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक्स हैं, क्रॉस सेक्शनल की अलग इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक्स हैं और पैनल डेटा की अलग इकोनोमेट्रिक्स टेक्निक्स हैं। तो जब हम एस्टिमेशन पे आ रहे होंगे, जब हम थ्योरी तो इकोनॉमिक्स से आ रही है, जब हम मॉडल फॉर्म कर रहे होंगे, जब हम इकोनोमेट्रिक्स मॉडल की फॉर्मेशन कर रहे होंगे, उस वक्त हमारे जहन में होना चाहिए कि हम किस डेटा के लिए बात करने लगे हैं। क्या हमको टाइम सीरीज एनालिसिस करने लगे हैं, क्या हमको क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करने लगे हैं, या हमको पैनल डेटा का एनालिसिस करने लगे हैं। तो मॉडल एक डिफरेंट तरीके से फॉर्म होगा। जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे तो डेटा एक डिफरेंट तरीके से कलेक्ट होगा। जब हम एस्टिमेशन कर रहे होंगे तो क्रॉस सेक्शनल अलग तरीके से एस्टिमेट होगा, टाइम सीरीज अलग तरीके से एस्टिमेट होगा, पैनल डेटा अलग से एस्टिमेट होगा। और इसी तरह से आपकी स्टैटिस्टिकल टर्म्स, और उसके बाद से हम थ्योरी को इन्फर कर रहे होंगे, जब उसको हम थ्योरी से हम उसकी कोई बात निकाल रहे होंगे तो फिर वो इकोनॉमिक्स की बात है, फिर हम उसको आगे से संभाल लेंगे। यानी कि 2 बातें हो गई, इकोनोमेट्रिक्स का प्रोसेस क्या है वो हमने बता दिया, और किस नेचर का डेटा सेट होगा, किस नेचर का डेटा सेट होगा हमने वो बता दिया। यहाँ तक हम 2 बातें कर चुके हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि हमने डेटा को एस्टिमेट करना है। डेटा को एस्टिमेट करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। एक्सेल शीट में आप कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं, आप इसको किसी इकोनोमेट्रिक्स पैकेज या किसी स्टैटिस्टिक्स सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे इकोनोमेट्रिक्स सॉफ्टवेयर मौजूद हैं इस वक्त। इसमें मिसाल के तौर पे ईव्यूज़ मौजूद है, मिसाल के तौर पे स्टैटा मौजूद है, मिसाल के तौर पे माइक्रोफिट है, मिसाल के तौर पे SPSS है, मिसाल के तौर पे R है, मिसाल के तौर पे SAS है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, लेकिन हम इस क्लास के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो हम ईव्यूज़ इस्तेमाल करेंगे। ईव्यूज़ इस्तेमाल करने की जो बेसिक वजह है वो ये है कि ये इंतहाई यूज़र फ्रेंडली है, इंतहाई आसान है, और हम जब इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो हम इसमें बहुत सारी चीज़ें करके स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं कि यार ये इस तरह से होगा, इस तरह से आर स्क्वायर कैलकुलेट, बल्कि बहुत सारी चीज़ें वो खुद ही करके दे रहा होता है। वो टी स्टैट्स खुद कैलकुलेट करके दे रहा होता है, वो आर स्क्वायर खुद कैलकुलेट करके दे रहा होता है। हमने सिंपली ये करना होता है कि हमने उसके अंदर अपनी स्पेसिफिकेशन डालनी है, हमने डेटा सेट डालना है, हमने उसकी एक इक्वेशन सेट करनी है। इक्वेशन सेट करने के बाद हमने एक बटन दबाना है, बटन दबाने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाते हैं, उस रिजल्ट्स को हमने स्टैटिस्टिकली उसके डायग्नोस्टिक्स जो पड़े होते हैं उसमें हमने टेस्ट करना होता है कि हमारा मॉडल ठीक एस्टिमेट हुआ या ठीक एस्टिमेट नहीं हुआ। तो उसके बाद हम आगे चल पड़ते हैं। इसमें एक और जो बात करनी है वो बात ये करनी है कि जो ईव्यूज़ है वो बेसिकली टाइम सीरीज़ का सॉफ्टवेयर है। जो शौकीन लोग हैं वो जब इस्तेमाल करते हैं तो वो बड़े चूजियों के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब वो ईव्यूज़ के इस्तेमाल करते हैं उनके दिमाग में पड़ा होता है कि हमने टाइम सीरीज़ डेटा को एस्टिमेट करना है, लेकिन वो चूँकि आसान है तो हम क्रॉस सेक्शनल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े शौक से, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल करते हैं, और हम उसको क्रॉस सेक्शन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको पैनल डेटा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आसान है तो इसलिए हम अपनी क्लास में टाइम सीरीज डेटा को एस्टिमेट कर रहे होंगे। हमारे पास जब डेटा आ जाता है तो डेटा आने के बाद पहला काम क्या होता है? हमने थ्योरी बना ली, हमने मॉडल सेट कर लिया, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, हम एस्टिमेशन हमने करनी है। लेकिन एस्टिमेशन करने से पहले जो हम मोटा सा काम करते हैं वो मोटा सा ये काम करते हैं कि हम डेटा की क्वालिटी को मोटा मोटा चेक करते हैं कि ये क्या है। क्या हम उसे अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि हम ना डेटा की डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं। आपको याद होगा, आपने अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपने कोई जो स्टैटिस्टिक्स के पहले 3-4 चैप्टर होते हैं वो आप क्या पढ़ते हैं कि आप डेटा कलेक्ट करते हैं, आप डेटा की टेबल फॉर्म बनाते हैं, उसमें फ्रीक्वेंसीज और टैलीज और ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा आप बना रहे होते हैं। फिर उसके बाद आप एवरेजेस ले रहे होते हैं, आप मीन ले रहे होते हैं, आप मीडियन ले रहे होते हैं, आप ज्योमेट्रिक मीन ले रहे होते हैं, आप हार्मोनिक मीन ले रहे होते हैं, आप मॉड कैलकुलेट कर रहे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डेटा सेट। उससे आगे आप जाते हैं तो आप डिस्पर्शंस मेजर कर रहे होते हैं। डिस्पर्शन में आप रेंज मेजर कर रहे होते हैं, आप क्वार्टाइल डेविएशंस मेजर कर रहे होते हैं, आप सेमी क्वार्टाइल डेविएशंस मेजर कर रहे होते हैं, आप मीन डेविएशन मेजर कर रहे होते हैं, आप स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर कर रहे होते हैं, आप वेरियंस निकाल रहे होते हैं, आप कोटासिस चेक कर रहे होते हैं, आप स्क्यूनेस चेक कर रहे होते हैं, आप
द पीक ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे होते हैं, आप ग्राफ्स बना रहे होते हैं। तो ये सारे बेसिकली डेटा की जो डिस्क्रिप्शन है वो बता रहे होते हैं कि डेटा किस नेचर का है, डेटा का सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, सेंट्रल पॉइंट से बाकी जो डेटा सेट है वो कितनी डिस्पर्शन में पड़ा हुआ है, या डेटा को अगर हम प्लॉट करते हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो एक तरफ स्क्यूड है या दूसरी तरफ स्क्यूड है, या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्यूड का मतलब ये है कि जी उसमें क्या बहुत थोड़े थोड़े नंबर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर बहुत थोड़ी तादाद में मौजूद तो नहीं है, ये एक तरफ की स्क्यूनेस होगी या इस तरफ की स्क्यूनेस होगी। या कटॉसेस हैं, मतलब कि वो उसकी जो अगर हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं तो वो बहुत पीक तो नहीं क्रिएट करती, या वो बहुत नीचे तो नहीं रहती, नॉर्मली है कि नहीं है, नॉर्मली है। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हमें ये बता रही होती हैं कि डेटा का ओवरऑल डेटा की सेटिंग कैसी है। तो हम जब स्टेप 1 में जाएंगे तो हम जब भी कभी डेटा को ओपन करते हैं तो हम अपनी सहूलत के लिए, अपने समझने के लिए, एस्टिमेशन में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा की मीन क्या है, डेटा का अरिथमेटिक मीन क्या है, डेटा का मीडियन क्या है, मॉड क्या है, डिपेंडिंग ऑन द डेटा की नेचर को। और दूसरे स्टेप में हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी डिस्पर्शन क्या है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, या उसका या तीसरे स्टेप में हमें पता होना चाहिए कि उसमें स्क्यूनेस कितनी है, वो डेटा स्क्यूड है, डेटा स्क्यूड नहीं है। तो अगर हमें ये 3-4 चीज़ें फौरी तौर पे पता लग जाती हैं तो हमें एक पहला रफ कट मिल जाता है कि डेटा की ओवरऑल पोजीशन क्या है। तो उसके बाद हम आगे जाते हैं इकोनोमेट्रिक्स मॉडल के ऊपर। अच्छा, जब हम इकोनोमेट्रिक्स की एस्टिमेशन पे जाते हैं तो पहला लफ्ज़ आपको सुनने को मिलेगा जी कि हमने रिग्रेशन रन करनी है। रिग्रेशन रन करने का मतलब ये है, उसकी हम हिस्ट्री में नहीं जाते, हम क्लास में ही पढ़ लेंगे कि रिग्रेशन को रिग्रेशन ही क्यों कहते हैं, रिग्रेशन को कोई और चीज़ क्यों नहीं कहते। आप बिल्कुल इंट्यूटिवली समझ लें कि रिग्रेशन का मतलब ये है कि हमने जो इक्वेशन सेट की है उस इक्वेशन को हमने अब एस्टिमेट करना है। उसको एस्टिमेट करने को हम कहते हैं कि हम रिग्रेशन रन कर रहे हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो हमने जो शुरू में बात की थी ना कि एक्सपोर्ट्स इज अ फंक्शन इज इक्वल टू एक्सपोर्ट इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्सचेंज रेट प्लस एरर टर्म, तो इसको प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू एस्टिमेट करने को कहते हैं रिग्रेशन रन करना। तो हम वो रिग्रेशन रन करेंगे। अच्छा, अब जो रिग्रेशन रन करना है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास, हमारी इकोनोमेट्रिक्स वालों के पास, तो हम उसे ये कहते हैं कि ये हमने इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर से करना है। हमने इसको किससे एस्टिमेट करना है? हमने इसको ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर से करना है। अच्छा, अब ये देखिए, एक बात समझने की कोशिश करें यहाँ पे एक बात को कि हमारे पास 2 डेटा सेट मौजूद हैं। एक डेटा सेट हमारे पास मौजूद है एक्सपोर्ट्स का, एक डेटा सेट हमारे पास मौजूद है एक्सचेंज रेट का। ठीक है, इसे हमने रन करना है। तो बाकी जितना भी इन 2 वेरिएबल के साथ को अफेक्ट करने वाला डेटा है, जो बाकी भी जितना एक्सपोर्ट्स को अफेक्ट करने वाला डेटा है, तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपका एरर टर्म में। हमने शुरू में कहा था कि एरर टर्म एक ऐसी चीज़ है कि इसमें सारा वो डेटा शामिल होगा कि जिसका डेटा हमने जानबूझ के नहीं लिया या जिसको हम ले नहीं सकते थे। 2 ही पॉसिबिलिटी होंगी ना, कि हमने जो मॉडल सेट किया है एक्सपोर्ट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट का, या जो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्सचेंज रेट प्लस म्यू या एरर टर्म, तो उसमें हमने सिर्फ 2 वेरिएबल उठाए, एक डिपेंडेंट साइड का और एक इंडिपेंडेंट साइड का। तो इसका मतलब ये हमने जानबूझ के उठाया ना। हमें पता है एक्सपोर्ट्स सिर्फ एक्सचेंज रेट पे नहीं पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट्स किसी और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ चले जाएंगे? वो सारे के सारे फैक्टर्स जाएंगे आपकी एरर टर्म में। वो एरर टर्म एक आपका बाकायदा एस्टिमेट होने के बाद आपका एक एक्सेल में या आपको ईव्यूज़ में नज़र आएगा कि यार ये एरर टर्म की वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। तो वो जो एरर टर्म की वैल्यू कैलकुलेट होना होता है उसे हम कह रहे होते हैं कि यार ये सारा इकोनोमेट्रिक मॉडल है, तो ये सारा वो वहाँ पे एरर टर्म में जा रहा होता है। अच्छा, तो वो हमने क्यों इकट्ठा किया हुआ है? वो इसलिए इकट्ठा किया है कि हमने डेलिबरेटली कुछ वेरिएबल्स को हमने जानबूझ के नहीं लिया है और कुछ का हम डेटा ले ही नहीं सकते थे। मिसाल के तौर पे हम डेटा एक्सपोर्ट द फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट है, तो हमने इसके बाद हम ले सकते थे कि हम कितने कंट्री हमारे ट्रेड पार्टनर हैं, लेकिन हमने जानबूझ के नहीं लिया कि हमें इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा कहाँ चला जाएगा? एरर टर्म में। अच्छा, हमारी जो क्वालिटी ऑफ गुड है और दूसरे की किसी की क्वालिटी ऑफ गुड है,
बांग्लादेश की या इंडिया की हमारे मुकाबले में, शायद हम इसको कुछ मैयर कर सकते हैं, कुछ मैयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने इस वक्त यहाँ पे नहीं दिया, तो ये सारा कहाँ पे चला गया, ये एरर टर्म में चला गया। जितनी हमारी दो वेरिएबल तो हमारे पास मौजूद हुए हैं ना, ठीक है, और बाकी सारे के सारे कहाँ चले गए, एरर टर्म में। यानी कि आप जरा डिपेंडेंट साइड को छोड़ दें, एक्सपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ, इंडिपेंडेंट साइड पे आ जाएं, आपके पास दो बड़े वेरिएबल हैं। एक इस वक्त वेरिएबल पड़ा हुआ है आपके पास एक्सचेंज रेट का, और एक बड़ा आपके पास वेरिएबल पड़ा हुआ है एरर टर्म का। जो एक्सचेंज रेट का वेरिएबल है वो बेसिकली इस वक्त आपका नॉन वेरिएबल है, और जो एरर टर्म है ये आपका अननोन वेरिएबल है। यानी कि जो जिसके बारे में आप सर्टन है वो है एक्सचेंज रेट, और जिसके बारे में आप सर्टन नहीं है, अनसर्टेनिटी है, उसे आप कह रहे हैं कि ये हमारी एरर टर्म है, क्योंकि आपको पता ही नहीं उसमें क्या क्या शामिल है। कुछ शामिल पता होगा आपको कि जो आपने जानबूझ के नहीं लिए हैं वो शायद उसको पता होगा, लेकिन जो ले ही नहीं सकते हैं वो ज़ाहिर है आपको नहीं पता होंगे, वो सारे के सारे वहाँ पे पड़े होंगे। जो पता है उसके बारे में कोई इशू नहीं है, लेकिन जो नहीं पता है उसके बारे में आपको अंदाजे लगाने हैं। आपको ये देखना है कि वो कितना अच्छा और कितनी क्वालिटी वाला वेरिएबल हमारे पास कैलकुलेट हुआ है। सारी टेस्टिंग, सारी जितनी इकोनोमेट्रिक्स की टेस्टिंग है, कुछ एक दो चार चीज़ें छोड़ के, मतलब जितनी भी टेस्टिंग है, जितनी भी हमने सेटिंग करनी है, जितना भी हमने टेस्ट करने हैं, वो सारे के सारे इस एरर टर्म के होते हैं ऑलमोस्ट। मतलब चूँकि आपकी दूसरी क्लास है ये वाली, आपकी पहली क्लास आप पढ़ के आए हैं, हेट्रोसेकेडासिटी का जो टेस्ट है वो आपका एरर टर्म के थ्रू होता है, आपका जो ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट है वो एरर टर्म के थ्रू होगा, जो आपका इंडोजेनिटी का टेस्ट है वो एरर टर्म के थ्रू होगा। जितने भी आपके टेस्ट होते हैं, कुजा को एक दो छोड़ के, मल्टीकुलरिटी टाइप चीज़ छोड़ के, जितने भी बाकी टेस्ट हैं वो सारे के सारे आपके एरर टर्म पे हो रहे होते हैं, क्योंकि एरर टर्म आपका क्या है, अननोन जोन है। इस अननोन जोन को आपने जज करना है। अच्छा, जिस वक्त आपका वो एरर टर्म कैलकुलेट होके आ रहा होता है, तो एरर टर्म क्या है? एरर टर्म बेसिकली ये है कि आपकी जो एक्चुअल डिपेंडेंट वेरिएबल है और एस्टिमेटेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डिफरेंस है। एरर टर्म क्या है? देखिए, आपके पास डिपेंडेंट साइड के दो वेरिएबल, डिपेंडेंट साइड पे आपने एक्सपोर्ट रखी हुई है ना, जो एक्सपोर्ट आपने रखी हुई है ये आपका एक्चुअल डेटा सेट है, लेकिन ई व्यूज़ के थ्रू आप एक एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एक्सपोर्ट्स की। वो जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसे हम कहेंगे ये कंप्यूटर जनरेटेड वैल्यू है। ये जो एक्चुअल वैल्यू और कंप्यूटर जनरेटेड एक्सपोर्ट की वैल्यू है, जो फोरकास्टेड वैल्यू है या जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, जिसको आपने किताब में शुरू में पढ़ा होगा वाई और वाई हैट, ये जो वाई हैट है ये बेसिकली कंप्यूटर जनरेटेड है। ये जो वाई हैट है ये बेसिकली आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू और एस्टिमेटेड वैल्यू अगर बिल्कुल बराबर हो जाती है, यानी कि y और y हैट आपस में बिल्कुल बराबर हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि जो आपने मॉडल एस्टिमेट किया वो आपने बिल्कुल ट्रू मॉडल देख लिया, असली वाला मॉडल आपको पता लग गया। ठीक है, जो असल में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बस वही आपको पता लग गया। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। यानी कि अगर y और y हैट आपस में एक्चुअल वाला एक्चुअल वाला एक्सपोर्ट्स और एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट अगर बराबर हो जाए, तो इसका मतलब है कि देयर इज नो एरर, जीरो एरर होती है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं, तो होगा क्या कि आपकी एरर, आपकी जो एक्चुअल एक्सपोर्ट्स हैं और आपकी जो एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट्स की वैल्यू है, ये जो आपकी एक्चुअल वाई है डिपेंडेंट साइड का, ये जो एस्टिमेटेड वाई है आपका डिपेंडेंट साइड का, इसमें डिफरेंस होगा। इस डिफरेंस को बेसिकली आप एरर कह रहे होते हैं। तो जितनी मेथोडोलॉजी है वो इस डिफरेंस के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है? अच्छा, अब इस डिफरेंस को जो y और y हैट हम कर रहे होते हैं ना, तो इसका जो डिफरेंस है वो एरर टर्म आ रहा होता है, राइट? इसको हम जब सम करते हैं तो ये जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है? अगर हम कहें कि यार ये जो, अब बेसिक, अब जरा इंट्यूटिवली सोचे ना कि हमारा मकसद क्या होगा। हमारा मकसद यही होगा ना कि इस एरर को मिनिमाइज करना है। अगर ये एरर कम से कम हो जाएगा तो इसका मतलब है कि y और y हैट आपका बराबर हो जाएगा, और अगर हम एरर को मिनिमाइज कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपने y और y हैट को बराबर कर लिया, आपका मॉडल परफेक्ट हो गया है। लेकिन चूंकि जो एरर को जब जमा करते हैं तो ऑलरेडी जीरो होता है, बाय प्रॉपर्टी जीरो होता है, तो जीरो से मिनिमाइज और क्या करेंगे? यानी कि सीधा सीधा एरर को तो मिनिमाइज नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि इस एरर के ऊपर हम कोई प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हम कहेंगे जी अच्छा अब इसको मिनिमाइज कर लें। अब प्रोसेस क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे अब वो जीरो क्यों हो रहा है? जीरो इसलिए हो रहा है कि एरर की कुछ वैल्यू प्लस के साथ आ रही है, एरर की कुछ वैल्यू माइनस के साथ आ रही है। अच्छा, अगर हम इनका एब्सोल्यूट टर्म ले लें,
तो जो माइनस की को प्लस कर दें और प्लस वाले को प्लस रहने दें, अगर जमा करें और कहेंगे जी दो मॉडल है ना, मिसाल के तौर पे हमने एक मॉडल लिया एक्सपोर्ट इज अ फंक्शन ऑफ, हम जो कह रहे हैं मिनिमाइज कर दें, तो मिनिमाइज का मतलब ये है, मतलब ये बात मुझसे मिस हुई है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो हम कह रहे हैं मिनिमाइज कर दें, तो इसका मतलब है कि मिनिमाइज का तो अपना एब्सोल्यूट टर्म में तो कोई मतलब नहीं है। मिनिमाइज तो मैं कहूँ यार कि मेरी एरर मिसाल के तौर पे 10 आती है, तो मैं कहूँ यार 10 है ही मिनिमम, एब्सोल्यूट टर्म में तो उसका कोई मतलब नहीं है ना। मतलब होता है रिलेटिव टर्म में कि मेरी एरर उसकी एरर के मुकाबले में कम है। यानी कि अगर आपने दो मॉडल रन किए हैं तो जिस मॉडल की एरर कम होगी उस मॉडल का आप ये कहेंगे जी कि ये मॉडल उस मॉडल से बेहतर है जिस मॉडल में एरर कम आई है। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि अगर हम जितने भी आप मॉडल एस्टिमेट करेंगे उन मॉडल की वो जो एरर टर्म का सिंपल सम करेंगे ना, तो वो तो आएगा ही जीरो, तो वो तो हमेशा ही वो जीरो रहेगा, तो उसको और क्या कम करेंगे। अच्छा, अब आप ये करते हैं, आप ये कहते हैं कि अच्छा नहीं मैं इसका ना एब्सोल्यूट टर्म में ले लेता हूँ सारी एरर को। तो एब्सोल्यूट टर्म में क्या होगा, जो नेगेटिव है उसको प्लस करेंगे, जो प्लस होगा उसको रहने देंगे। अब यहाँ पे इस मॉडल की एरर को और इस मॉडल की एरर को आप कंपेयर करेंगे ना, जब कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, तो आपको एक दफ़ा तो नज़र आ जाएगा सामने का, अच्छा यार ये वाला मॉडल इसकी एरर कम है और ये वाला मॉडल इसकी एरर ज़्यादा है। ठीक है, जो जिसकी कम है उसको बस मॉडल कह देंगे, लेकिन आपने उस एरर की ट्रीटमेंट क्या की है वो आपने गलत कर दी है। गलत इस तरह से कर दिया कि जो नेगेटिव की वैल्यू थी आपने उसको ज़्यादा वेट दिया, क्योंकि देखें -3 को अगर आपने +3 में लेके जाना है तो बेसिकली आप उसमें 6 ऐड करेंगे तो तब जाके वो -3 से +3 बनेगा ना। अगर आपका -2 है, -2 को अगर आपने +2 में कन्वर्ट करना है तो आप उसमें क्या करेंगे, आप -2 में 4 जमा करेंगे तो +2 बनेगा ना। यानी कि जो नेगेटिव एरर थी उसमें आपने 4 ऐड किए तो वो 2 बना, और जो 2 एरर थी वो आपने उसको जब जमा किया तो वो जो 2 था वो तो वैसे का वैसे ही रहा ना। तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव टर्म्स थी आपने उसको ओवर ट्रीट कर रहे हैं और जो पॉजिटिव टर्म है वो आप उनको ट्रीट ही नहीं कर रहे हैं। तो ये तरीकाकार गलत है। तो तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम जितनी भी हमने आपने एरर टर्म्स हैं उनका हम स्केयर ले लें। -2 का स्केयर करेंगे तो 4 हो जाएगा, -3 का स्केयर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का स्केयर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 होगा। यानी कि आप नेगेटिव वैल्यू का स्केयर करेंगे तो भी वही आएगा, आप पॉजिटिव वैल्यू का स्केयर करेंगे तो भी वही आएगा। आप इनको जमा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये एरर मिनिमाइज हो जाए। तो अब देखें क्या हुआ कि आपने स्केयर को मिनिमाइज किया है, आपने स्केयर एरर के स्केयर को मिनिमाइज किया। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये जो मेथोडोलॉजी है ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्केयर है, यानी कि आपने एरर के स्केयर को मिनिमाइज किया है, तो इसको हम कह रहे होते हैं कि ये हमारा ऑर्डिनरी लीस्ट स्केयर है। ख्याल मेरा यही है कि मैं समझा पाया हूँ, अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ तो हम इसको क्लास में दोबारा डिस्कस कर लेंगे।